सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-Lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई-लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। छठी से 10वीं कक्षा के विद्यार्थी ध्यान से सुने। खास आपके लिए हैं इंस्पायर अवार्ड्स मानक। DST और NIF द्वारा हर साल हो रहे इंस्पायर अवार्ड्स मानक के पहले राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता हैं। विजेता आप भी हो सकते हैं, इसलिए किसी भी क्षेत्र में साइंस और टेक्नोलॉजी पर आधारित अपने इनोवेटिव आइडियाज के साथ तैयार हो जाइए। जानते हैं ना, आप में से 1 लाख स्टूडेंट्स को 10-10 हजार रुपए मिलेंगे अपने आइडियाज को प्रोटोटाइप बनाने के लिए। उसके बाद दुनिया सराहेगी आपका हुनर जब पहुंचेगा आपका आइडिया लोगों तक प्रोडक्ट के रूप में। तो अपने ओरिजिनल इनोवेटिव आइडियाज को स्कूल में जमा करें। बेस्ट आइडियाज आगे बढ़ाए जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर, और हाँ, जल्दी आज ही जमा करें। सो गुड लक विद इंस्पायर अवार्ड्स मानक। यहाँ पर मैं एक रेखा बना लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये रेखा बना ली और इस रेखा को मैं नाम दे देता हूँ रेखा M। और समझो कि यहाँ इस रेखा पर कहीं पर भी एक बिंदु है और ये बिंदु है A, और कहीं पर भी इस पर एक और बिंदु है, ये बिंदु है B। और साथ ही साथ मैं एक और रेखा भी बनाता हूँ। तो यहाँ पर ये रेखा हो गई रेखा N, और यहाँ पर मैं एक बिंदु ले लेता हूँ, यहाँ पर बिंदु ले लेता हूँ बिंदु C, और यहाँ पर बिंदु ले लेता हूँ बिंदु D। तो ये 2 बिंदु C और D इस रेखा N पर कहीं पर भी हो सकते हैं। और ये दोनों जो रेखाएं हैं वो इस समतल पर हैं, वो इस स्क्रीन पर हैं, या वो इस पेपर पर है। और मैं तुम्हें एक और बात बता देता हूं कि ये दोनों जो रेखाएं हैं ये कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रही हैं। तो ऐसी रेखाएं जो समतल पर हों और एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद ना करें, ऐसी रेखाओं को हम कहते हैं समांतर रेखाएं। तो ये दोनों रेखाएं यहाँ पर M और N समांतर हैं, और इसे हम ऐसे दर्शाते हैं कि जो रेखा M है वो समांतर है रेखा N के। या मैं ये भी कह सकता हूं कि जो रेखा AB है, जो रेखा यहाँ पर AB है, वो भी समांतर है रेखा CD के। तो हम समांतर रेखाओं को कुछ इस तरह से दर्शा सकते हैं। और कभी कभी हमारे चित्र में समांतर रेखाओं के ऊपर ऐसे ये चिन्ह देकर ये दर्शाते हैं कि ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, कभी ऐसे या फिर ऐसे। तो हमने जाना कि ये होती हैं समांतर रेखाएं। तो चलो फिलहाल इस चिन्ह को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो ये यहाँ से हट गए, और अब मैं यहाँ एक और रेखा बनाता हूँ। तो यहाँ पर समझो मैं ये एक और रेखा बनाता हूँ। तो ये रेखा हो गई, और ये रेखा इन दोनों रेखाओं को प्रतिच्छेद कर रही है। यहाँ पर इसे मैं नाम दे देता हूँ, ये है हमारी रेखा L, और जो रेखा L है वो इन दोनों को प्रतिच्छेद कर रही है। तो ऐसी रेखा को हम कहते हैं तिर्यक छेदी रेखा। तो जो रेखा L है वो तिर्यक छेदी रेखा है यहाँ पर। अब यहाँ मैं रुचि रखता हूँ इन सारे कोणों में जो यहाँ पर बन रहे हैं। तो यहाँ पर जो ये वाला कोण है, या ये यहाँ पर इतने कोण बन रहे हैं, यहाँ पे भी इतने कोण बन रहे हैं इन रेखाओं के जरिए। तो हम जानना चाहते हैं कि इनके बीच में क्या रिश्ता है। तो यहाँ पर मैं समझो कि ये कोण बनाता हूँ। तो ये एक कोण हो गया, और ये जो कोण है ये तो बराबर होगा ये वाले कोण के, क्योंकि ये दोनों तो ऊर्ध्वाधर शीर्ष कोण है। और चलो ये वाला जो कोण है इसे मैं यहाँ हरे रंग से दिखा देता हूँ। तो ये वाला जो कोण है ये बराबर होगा इस वाले कोण के, ये वाले कोण के, क्योंकि ये है ऊर्ध्वाधर शीर्ष कोण। और ये 2 कोण कभी कभी ऐसे भी दिखाते हैं कि ये दोनों कोण बराबर हैं, और ये दोनों कोण यहाँ पर बराबर हैं। और यही बात हम यहाँ भी कह सकते थे कि ये दोनों कोण यहाँ बराबर हैं और ये दोनों कोण यहाँ बराबर हैं। पर मैं जानना चाहता हूँ कि इन कोणों और इन कोणों के बीच में क्या रिश्ता है। तो चलो मैं जानना चाहता हूँ कि ये वाला जो कोण है, यहाँ मैं गुलाबी रंग से दिखा देता हूँ, ये वाले कोण और ये वाले कोण में क्या रिश्ता है। ये दोनों कोणों में
क्या रिश्ता है। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो ये देख के ही दिख रहा है, ये लग रहा है कि ये कोण और ये कोण, ये दोनों तो बराबर हैं, ये दोनों सर्वांग समकोण हैं। तो अगर तुम यहाँ पर और यहाँ पर चांद या प्रोट्रैक्टर रख के देखो और इस कोण का मान निकालो तो इन दोनों कोणों का जो मान होगा वो बराबर ही आएगा। ये जरा मैं कुछ अच्छे तरीके से यहाँ पे तुम्हें बताता हूँ। यहाँ पर जरा मैं इन दोनों रेखाओं को जरा सीधा बना देता हूँ। तो ये रेखा यहाँ पर और ये रेखा यहाँ पर मैंने सीधी बना दी है। और अब अगर मैं एक त्रियकछेदी रेखा बनाऊं तो यहाँ पे तुम देखो तो ये अगर त्रियकछेदी रेखा है तो यहाँ सीधे सीधे दिख रहा है कि ये वाला जो कोण है और ये वाला जो कोण है वो दोनों बराबर हैं। तुम यहाँ अगर चांद रख के इनका मान निकालोगे तो ये दोनों का मान बराबर आएगा। तो समझो इस त्रियकछेदी रेखा को मैं यहाँ थोड़ा टेढ़ा कर देता हूँ, तो मैं जितना भी टेढ़ा करते जाऊंगा पर वो दो जो कोण बनेंगे वो बराबर ही बनेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं इसे ऐसे रख देता हूँ तो अभी भी ये जो कोण होगा वो बराबर होगा ये वाले कोण के। तो ऐसे जो त्रियकछेदी रेखाओं पर कोण बनते हैं दो समांतर रेखाओं के द्वारा, उन्हें हम कहते हैं संगत कोण। तो ये कोण कहलाते हैं संगत कोण। तो ये दोनों कोण बराबर हैं, इन्हें संगत कोण कहते हैं। ये दोनों कोण भी बराबर हैं, इन्हें संगत कोण कहते हैं। तो यहाँ पर भी ये दो जो गुलाबी कोण हैं, ये वाला जो कोण है ये और ये दोनों संगत कोण हैं, ये दोनों बराबर हैं। और यहाँ पर ये वाला जो कोण है ये भी बराबर होगा ये वाले कोण के। और साथ ही साथ ये जो यहाँ पे हरा कोण है ये भी यहाँ बराबर होगा इस कोण के, और ये जो हरा कोण है ये भी बराबर होगा इस हरे कोण के। तो इस प्रकार से जब हम समांतर रेखाओं में एक त्रियकछेदी रेखा बनाते हैं तो जो कोण बनते हैं, जो संगत कोण बनते हैं, ये वाला और ये वाला या ये वाला और ये वाला, वो बराबर होते हैं, वो सर्वांग सम होते हैं। और इसे हम सिद्ध नहीं करते, ये स्वयं सिद्ध है, ये दर्शा रहा है, यहाँ पे ये दिख रहा है, ये सीधी सी बात है। इसे गणितज्ञ मानते हैं कि ये दोनों जो कोण हैं ये बराबर होते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं इस कोण को यहाँ नाम दे देता हूँ, इस कोण को यहाँ मैं नाम देता हूँ समझो कि A, इस कोण को नाम देता हूँ B, इस कोण को नाम देता हूँ C, इस कोण को नाम देता हूँ D, और अगर यहाँ पर इन कोणों को मैं नाम दूँ E, F, यहाँ पे G, H, तो जरा देखते हैं कि संगत कोण के द्वारा कौन कौन से कोण बराबर हैं। तो यहाँ पर जो A कोण है वो E कोण के बराबर है संगत कोण के द्वारा, और जो कोण D है वो H कोण के बराबर है संगत कोण के द्वारा, और जो A और D हैं वो तो ऊर्ध्वाधर शीर्ष कोण के द्वारा भी बराबर हैं, और E और H भी ऊर्ध्वाधर शीर्ष कोण के द्वारा भी बराबर हैं। तो ये सारे जो नीले कोण हैं ये बराबर हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि जो कोण A है वो बराबर है कोण D के, जो बराबर है कोण E के, जो बराबर है कोण H के। और उसी तरह से यहाँ पर जो कोण B है वो बराबर है कोण F के संगत कोण के द्वारा, और कोण C बराबर है कोण G के संगत कोण के द्वारा, और ये दोनों कोण बराबर हैं ऊर्ध्वाधर शीर्ष कोण के द्वारा, और ये दोनों भी बराबर हैं ऊर्ध्वाधर शीर्ष कोण के द्वारा। तो सारे जो हरे कोण हैं वो भी बराबर हैं। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ कि जो कोण B है वो बराबर है कोण C के, जो बराबर है कोण F के, जो बराबर है कोण G के। तो इस वीडियो में हमने जाना संगत कोण के बारे में। तो जब भी दो समांतर रेखाएं होंगी और एक तिर्यकछेदी रेखा से जो संगत कोण बनेंगे, ये वाला और ये वाला, वो बराबर होंगे। समांतर और लंब रेखाओं के सभी जोड़ों को पहचानें। तो यहाँ पे हमें कुछ रेखाएं दी गई हैं और हमें पहचाननी है कि इनमें से कौन से जोड़े रेखाओं के समांतर हैं और कौन से लंब हैं। तो चलो हम शुरू करते हैं समांतर रेखाओं से। तो समांतर रेखाएं वह रेखाएं होती हैं जो एक ही समतल में हो और एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करें। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि ये सारी रेखाएं जो हैं ये एक ही समतल में हैं। बस हमें ये देखना है कि ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं या नहीं। लेकिन ये हम सिर्फ देखकर नहीं बता सकते, हमें साथ ही साथ कुछ जानकारी भी दी गई होनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ देखकर हम नहीं बता सकते कि वो प्रतिच्छेद कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। क्योंकि हो सकता है कि वो यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे ये AB है और ये CD है, ये अभी तो प्रतिच्छेद नहीं कर रही हैं, लेकिन आगे जाके हो सकता है कहीं पे प्रतिच्छेद करें। तो हमें कुछ जानकारी चाहिए। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि ये जो 90 डिग्री का कोण है और ये जो 90 डिग्री का कोण है, ये दोनों कोण तो बराबर हैं। और ये जो रेखा ST है ये रेखा CD पर लंब है, और ये जो रेखा UV है ये भी रेखा CD पर लंब है।
तो मैं कह सकता हूं कि CD तो यहाँ पर एक त्रियच्छेदी रेखा की तरह काम कर रही है, जहां पे ये रेखा ST और ये रेखा UV इन दोनों पे समान कोण बना रही है 90 डिग्री का। तो संगत कोण के द्वारा ये दोनों कोण अगर बराबर हैं तो संगत कोण के द्वारा ये दोनों जो रेखाएं हैं ST और UV ये दोनों तो समांतर होंगी। तो यानी कि हमें मिल रहा है कि ST रेखा और UV रेखा समांतर हैं। तो चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि हमें मिल रहा है कि ST रेखा जो है, यहाँ पे रेखा का चिन्ह दे देता हूँ मैं, ये समांतर है रेखा UV के। तो यहाँ पे रेखा UV के ये समांतर है। और यहाँ पे और कोई दो रेखा तो मुझे समांतर नहीं दिख रही हैं और कोई जानकारी भी नहीं दिख रही है। तो चलो अब हम बात करते हैं लंब रेखाओं की। तो यहाँ पर अभी अभी तो हमने बात की थी कि जो ST रेखा है ये CD रेखा पर लंब है। तो हमें सबसे पहले मिल रहा है कि ST रेखा जो है वो लंब है CD रेखा पर, और उसी तरह से ये जो UV रेखा है ये भी CD रेखा पर लंब है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि UV रेखा भी लंब है CD रेखा पर। और यहाँ पे एक और मुझे 90 डिग्री का कोण दिख रहा है। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि ये जो WX रेखा है ये लंब है AB रेखा पर। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि ये जो WX रेखा है ये लंब है रेखा AB पर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रेखा AB। और कोई तो मुझे 90 डिग्री यहाँ नहीं दिया गया है। और अगर बात करें ये AB और ये CD रेखा की, तो मुझे लग रहा है कि ये कहीं आगे जाके एक दूसरे से प्रतिच्छेद करने वाली हैं। तो यहाँ पे देख के तो मैं नहीं बता सकता कि ये प्रतिच्छेद करेंगी या ये समांतर हैं या ये लंब है। कम से कम हमें यहाँ पे ये वाला कोण देना चाहिए था। अगर ये वाला कोण हमें कुछ दिया होता तो हम इसके बारे में जानकारी निकाल सकते थे, पर यहाँ पे ये कोण या ये कोण हमें कुछ भी नहीं दिया गया है। तो हम नहीं बता सकते कि ये AB रेखा और ये CD रेखा समांतर हैं या ये CD रेखा इस WX रेखा के लंब है। हम कुछ भी नहीं बता सकते। तो फिलहाल मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि ये दोनों रेखाएं समांतर हैं और ये तीन जोड़े एक दूसरे पे लंब हैं। मान लो कि हमारे पास हैं दो समांतर रेखाएं। तो यहाँ पे मैं दो समांतर रेखाएं बना लेता हूँ। तो ये दोनों हो गई दो समांतर रेखाएं, और यहाँ पे ये चिन्ह देके मैं दर्शा देता हूँ कि ये दोनों रेखाएं जो हैं ये समांतर हैं। और साथ ही साथ मान लो कि हमें एक त्रियच्छेदी रेखा भी दी गई है जो इन दोनों समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद कर रही हैं। और अगर मैं तुमसे कहूं कि यहाँ पे एक कोण मुझे दिया गया है और इसका मान है 110 डिग्री, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इस आकृति में बाकी जितने कोण हैं उनका मान क्या होगा? तो क्यों ना तुम इस वीडियो को यहाँ रोक कर खुद से कोशिश करो और फिर वापस आओ। तो चलो अब इसे साथ में करते हैं। अब अगर तुम ध्यान दो कि जब भी हमें दो समांतर रेखाएं और एक त्रियच्छेदी रेखा दी जाती है तो हमें याद आता है संगत कोण। तो यहाँ पे ये जो एक त्रियच्छेदी रेखा है और साथ ही साथ हमें दी गई हैं दो समांतर रेखाएं, तो यहाँ पे बनते हैं दो संगत कोण, एक ये है और एक ये है। ये दोनों संगत कोण कहलाते हैं और ये दोनों का मान बराबर होता है। तो यहाँ पे ये कोण भी होगा 110 डिग्री। तो चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो ये मैं हटा देता हूँ पहले। तो अब मेरी आकृति पहले जैसी हो गई। तो यहाँ पे ये जो कोण है ये संगत कोण के द्वारा इस कोण के बराबर है, यानी कि इसका मान है 110 डिग्री। अब अगर यहाँ पे इस 110 डिग्री कोण के सामने सम्मुख ये वाला कोण अगर हम देखें तो ये इसके सम्मुख है, ये इसका शीर्ष कोण है, या हम कहते हैं ये है ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण, और ये दोनों कोण भी बराबर होते हैं। तो ये भी हो जाएगा 110 डिग्री। और उसी तरह से इसके सम्मुख है ये वाला कोण, तो ये भी होगा 110 डिग्री। ये वाला तुम इसके सम्मुख कोण के हिसाब से 110 डिग्री लिख सकते थे या इसके हिसाब से संगत कोण के द्वारा भी 110 डिग्री लिख सकते थे। अब बात करते हैं इस कोण की। अब ये जो कोण है यहाँ पे मैं इसे गुलाबी रंग दे देता हूँ। तो यहाँ पे ये जो हरा कोण है और ये जो गुलाबी कोण है ये दोनों मिलाकर इस सफेद रेखा पर आ रहे हैं, यानी ये है सीधा कोण।
और अगर मैं कहूं कि ये हरा कोण और ये जो गुलाबी कोण है, ये दोनों मिलाकर हमारे रेखीय युग्म कोण हैं, जिनका कुल कोण होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे अगर ये हरा कोण 110 डिग्री है तो इस गुलाबी कोण को होना होगा 70 डिग्री, तभी जाके ये दोनों होंगे रेखीय युग्म कोण या सीधा कोण, जिनका कुल माप होता है 180 डिग्री। अब एक बार हमें ये 70 डिग्री मिल गया तो इसके सम्मुख जो ये वाला कोण है, ये तो हमें शीर्ष कोण के द्वारा 70 डिग्री मिल जाएगा। और एक बार हमें ये 70 डिग्री मिल गया और अगर हम ध्यान दें इस तिर्यक-छेदी रेखा पर और इन दोनों समांतर रेखाओं पर, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण तो संगत कोण है, तो इसका मान भी होगा 70 डिग्री। तो चलो ये मैं हटा देता हूँ यहाँ से, हमारा पुराना चित्र वापस आ गया और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये इसके बराबर है और ये है 70 डिग्री। और एक बार ये आ गया तो फिर इसके सामने तो हमें सम्मुख कोण के द्वारा या शीर्ष कोण के द्वारा 70 डिग्री मिल ही जाएगा। तो इस प्रकार से इस आकृति में हमने संगत कोण और शीर्ष कोण और सीधा कोण इस्तेमाल करके ये सारे कोणों का मान निकाल लिया। मान लो कि हमारे पास यहाँ पर दो समांतर रेखाएं हैं, तो मैं यहाँ दो समांतर रेखाएं बनाता हूँ। तो ये हो जाएगी हमारी पहली रेखा, इसे मैं नाम दे देता हूँ L, और यहाँ मैं बनाता हूँ अपनी दूसरी रेखा जो इस रेखा के समांतर है और इसे मैं नाम दे देता हूँ M। तो अगर ये दोनों समांतर रेखाएं हैं और यहाँ पर मैं एक और तिर्यक छेदी रेखा बनाता हूँ, तो यहाँ पर ये हो जाएगी इन दोनों समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती हुई एक तिर्यक छेदी रेखा। तो हम जानते हैं कि ये वाला जो कोण है, ये कोण, इसे मैं नाम दे देता हूँ X, ये समांतर होता है, ये बराबर होता है ये वाले कोण के, इसे अगर मैं नाम दे देता हूँ Y, तो हम जानते हैं कि ये दोनों कोण बराबर होते हैं, सर्वांग सम होते हैं संगत कोण के द्वारा। तो हम जानते हैं कि अगर हमारे पास दो समांतर रेखाएं हैं, समझो कि जो रेखा L है वो समांतर है रेखा M के, तो हम जानते हैं कि ये दोनों जो कोण है, ये जो कोण X है, ये बराबर होता है कोण Y के। तो ये तो हम जानते हैं। इस वीडियो में मैं बिल्कुल इसका उल्टा साबित करने की कोशिश करता हूं। तो हम यहाँ सिद्ध करने की कोशिश करेंगे, हम यहाँ ये सिद्ध करने की कोशिश करेंगे कि अगर ये दोनों कोण, यानी कि हमें ये यहाँ सिद्ध करना है कि अगर यहाँ पर ये दोनों कोण, ये कोण X जो है वो बराबर हो कोण Y के, तो हम साबित करने की कोशिश करेंगे कि ये दोनों जो रेखाएं होती हैं, रेखा L और M, ये दोनों समांतर होती है। तो हम साबित करने की कोशिश करेंगे कि रेखा L समांतर होती है रेखा M के। तो ये हम साबित करेंगे विरोधों के द्वारा। तो हम एक काम करते हैं, हम ये मान लेते हैं कि जो X है वो Y के बराबर है और ये दोनों रेखाएं समांतर नहीं है। तो तुम ये मान लो कि जो X है वो Y के बराबर है। हम ये मान लेते हैं कि जो X है वो बराबर है कोण Y के, और साथ ही साथ ये जो रेखा L है, ये जो है ये रेखा M के समांतर नहीं है। तो चलो हम ऐसा मान लेते हैं। तो देखते हैं हमें क्या मिलता है। अब यहाँ पे हमने माना है कि जो कोण X और Y हैं वो बराबर हैं, पर ये दोनों रेखाएं L और M समांतर नहीं है। तो सीधी सी बात है, अगर दो रेखाएं समांतर नहीं हैं तो वो प्रतिच्छेद करेंगी। तो चलो मैं यहाँ बनाता हूँ कि समझो कि ये है रेखा L, ये हो गई हमारी रेखा L, और हम बना लेते हैं हमारी रेखा M, और ये दोनों जो हैं वो समांतर नहीं है। तो मैं इन्हें यहाँ प्रतिच्छेद करा देता हूँ। तो समझो कि ये यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही हैं। ये है रेखा M, तो यहाँ रेखा L और M समांतर नहीं है, वो प्रतिच्छेद कर रही हैं। और यहाँ मैं बनाता हूँ अपनी तिर्यक छेदी रेखा। तो ये हो जाएगी, मान लो कि ये हो गई हमारी तिर्यक छेदी रेखा। तो यहाँ पर जो ये कोण है, ये वाला जो कोण है, ये है हमारा कोण X, और जो ये वाला कोण है ये है हमारा कोण Y। तो हमने ये माना है कि ये दोनों जो कोण हैं वो बराबर हैं। तो मैं यहाँ ये भी लिख सकता हूँ कि ये Y जो कोण है वो बराबर है कोण X के। और चलो इन दोनों बिंदु को मैं यहाँ नाम दे देता हूँ। तो इस बिंदु को यहाँ मैं नाम दे देता हूँ A, और यहाँ पर इस बिंदु को मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पर B।
तो ये बिंदु यहाँ पर भी है, तो इसे मैं नाम दे देता हूँ A और इसे मैं नाम दे देता हूँ B। अब अगर तुम यहाँ पे देखो तो A और B दो अलग अलग बिंदु हैं, यहाँ पर भी A और B दो अलग अलग बिंदु है। तो सीधी सी बात है कि जो उनके बीच की दूरी होगी, जो लंबाई होगी AB की, वो तो 0 से ज़्यादा ही होगी। ये तो सीधी सी बात है क्योंकि ये दो अलग अलग बिंदु हैं। तो ये तो हमें यहाँ दिख रहा है, पर हमें यहाँ ये भी दिख रहा है कि ये दोनों जो रेखाएं हैं L और M, ये यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो चलो इसे मैं नाम दे देता हूँ बिंदु C। अब ज़रा तुम इस त्रिभुज को देखो, इस त्रिभुज ABC को देखो जो यहाँ बन रहा है। तो यहाँ पे ये कोण तो x है, और जो ये वाला कोण है, ये वाला कोण कितना होगा? तो ये वाला जो कोण है वो इस वाले कोण का संपूरक कोण है, क्योंकि ये यहाँ पे है एक सीधी रेखा, ये कुल है यहाँ पर 180 डिग्री। तो ये कोण जो है ये y है जो बराबर है x के ही। तो मैं कह सकता हूं कि ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण होगा 180 ऋण x, और ये वाला जो आखिरी कोण है हमारे त्रिकोण का, त्रिभुज का, इसे हम मान लेते हैं कि ये है z। तो हमारे पास 3 कोण हो गए हमारे त्रिभुज के। यहाँ पे है x, यहाँ पे है 180 ऋण x, और ये रहा z। अब हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के जो तीनों कोण होते हैं उनका जो योगफल होता है वो 180 होता है। तो चलो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि हमारे पास इन तीनों कोणों का जो योगफल होगा वो होगा, यहाँ पे हमारे पास x धन ये कोण है 180 ऋण x, 180 ऋण x, यहाँ पे है धन ये वाला कोण है z, और तीनों कोणों का ये x 180 ऋण x और ये z, इन तीनों कोणों का जो योगफल होता है वो होता है 180 डिग्री। तो अब यहाँ पे तुम देख रहे हो कि ये जो x और ऋण x है ये तो आपस में यहाँ कट जाएंगे, और अगर दोनों तरफ मैं 180 से घटा दूं तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा कि जो z है, जो कोण z है, वो हमें मिलेगा 0, यानी कि कोण z का जो मान है वो हमें मिल रहा है 0 डिग्री। तो ये तो कुछ अजीब बात हो गई कि एक त्रिभुज के कोण का मान है 0 डिग्री, तो वो त्रिभुज यहाँ पे नहीं बनेगा, यानी कि ये बिंदु C या ये शीर्ष इस त्रिभुज का नहीं होगा। और अगर तुम ध्यान से देखो कि अगर ये जो कोण है z, अगर ये 0 डिग्री हो गया तो इस रेखा L और इस रेखा M में तो कोई फर्क ही नहीं रहेगा, ये दोनों तो आपस में मिल जाएंगी। क्योंकि समझो अगर मैं यहाँ बनाता हूँ रेखा L और साथ ही साथ रेखा M भी बनाता हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं बनाता हूँ रेखा M, तो ये तो बिल्कुल साथ में ही हो जाएगी, तभी तो जाके इनके बीच में कोण 0 होगा, यानी ये दोनों तो एक ही रेखा हो जाएगी। लेकिन हमने तो माना था कि ये जो L और M है ये तो अलग अलग रेखा है, तो यहाँ पे भी विरोध हो रहा है। और एक और विरोध देखो कि अगर ये कोण 0 हो जाएगा तो ये दोनों रेखाएं चिपक जाएंगी, और फिर यहाँ पे जो बिंदु A और बिंदु B जो अलग अलग थे वो भी एक ही हो जाएंगे। और अगर वो बिंदु एक हो गए तो AB की जो लंबाई है, जो दूरी है, वो तो 0 हो जाएगी। पर हमने यहाँ देखा था कि AB की जो लंबाई है वो तो 0 से ज्यादा है। तो तुम देख रहे हो यहाँ कितने विरोध हो रहे हैं कि अगर z 0 हो गया तो ये त्रिभुज ही नहीं बनेगा, ये दोनों रेखाएं एक ही होंगी, या AB जो हैं ये अलग अलग नहीं, ये एक ही बिंदु होंगे, उनके बीच में दूरी 0 ही होगी। तो ये तो बहुत सारे विरोध हो रहे हैं। और ये विरोध क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमने ये माना था कि x y बराबर कोण है और L जो है वो M के समांतर नहीं है, ये हमने यहाँ माना था। और ये मानने के जरिए हमें यहाँ पे बहुत सारे विरोध मिल रहे हैं, मतलब ये हमने जो यहाँ पे माना था वो गलत है। तो अगर ये गलत है तो सही क्या होगा? सही यही है जो यहाँ ऊपर था। तो यानी कि अगर x और y कोण बराबर है तो रेखा L और रेखा M को समांतर होना ही है, यानी ये हमने यहाँ विरोधों के द्वारा सिद्ध कर दिया। तो अब हमें दोनों तरह से पता है कि अगर दो रेखाएं L और M समांतर हैं तो ये दोनों जो संगत कोण होते हैं x और y वो बराबर होते हैं। और उल्टा भी हमने देख लिया कि अगर दो संगत कोण x और y बराबर हैं तो ये दोनों जो रेखाएं हैं L और M ये समांतर होती हैं। तो यहाँ पे संगत कोण सीधा और उल्टा दोनों ही तरीके से हमने साबित कर दिया। नमस्कार। आप शिक्षकों द्वारा दी गई अच्छी शिक्षा से आज लाखों विद्यार्थी इनोवेशंस कर रहे हैं। उन सभी को इंस्पायर अवार्ड्स मानक में हिस्सा लेने प्रोत्साहित कीजिए। करना है इतना
कि आपके विद्यालय के 6ठी से 10वीं कक्षा के छात्र और छात्राएं साइंस और टेक्नोलॉजी पर आधारित अपने इनोवेटिव आइडियाज आपके पास जमा करें ताकि वो DST और NIF द्वारा आयोजित इंस्पायर अवार्ड्स मानक प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकें। 1 लाख छात्रों को 10-10 हजार रुपए मिलेंगे अपने आइडियाज को प्रोटोटाइप्स बनाने के लिए। फिर छात्र डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पर अपने इनोवेशंस को दिखाएंगे, फिर प्राइजेस और सम्मान पाएंगे। तो आज ही अपने स्टूडेंट्स को हिस्सा दिलवाएं इंस्पायर अवार्ड्स मानक में। Telecovid kagak ada dia. Dia kata, हेलो बच्चों, हम लोगों ने कल प्रिज्म के बारे में समझा था कि प्रिज्म 2 त्रिभुजाकार आधार और 3 आयताकार लैटरल सरफेसेस के मिलने से बनता है। अब हम लोग प्रिज्म के द्वारा डिस्पर्शन के बारे में पढ़ेंगे। हमने रिफ्लेक्शन पढ़ लिया, रिफ्रैक्शन पढ़ लिया और हमने बात की थी कि डिस्पर्शन और कुछ और मैकेनिज्म के बारे में भी हमें थोड़ा समझना है। तो डिस्पर्शन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फेनोमेना है। इसका लाइव एग्जाम्पल आप देखना चाहें तो सबसे लाइव एग्जाम्पल इसका होता है रेनबो फॉर्मेशन। जो आप इंद्रधनुष देखते हैं बारिश के दिनों में, वो एक तरह से ये जो हम वाइट लाइट का डिस्पर्शन देख रहे हैं उसी का एक पार्टिपिकल रिप्रेजेंटेशन है। इसको हम लोग डिटेल्स में इसमें भी समझेंगे कि वहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है, बट उसको सिंपल वे में एनालाइज करने के लिए विल गो थ्रू द प्रिज्म एग्जाम्पल, जिसमें हमें अंडरस्टैंडिंग मिल पाएगी कि एक वाइट लाइट कैसे डिस्पर्स होकर अलग अलग 7 डिफरेंट कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इसके फर्दर जब आगे की क्लास में आप पढ़ेंगे तो आप समझ ही पाएंगे कि वाइट लाइट एक्चुअली क्या होता है। बट अभी के लिए हमें ये मान के चलना है कि वाइट लाइट सम कलर्स के मिक्सचर से बनता है। सम डिफरेंट कलर्स को एक सर्टेन प्रपोर्शन में मिलाने से वाइट लाइट का निर्माण होता है। तो अब वाइट लाइट अगर 7 डिफरेंट कलरों से मिलकर बन रहा है तो क्या कोई ऐसा फिनोमेना है जिसके आधार पर अगर हम उसे ब्रेक करके 7 डिफरेंट कलर्स में बांट सकें? वो फिनोमेना है डिस्पर्शन या श्वेत प्रकाश का विक्षेपण, जो करते हम प्रिज्म के माध्यम से, या एक आप ये भी कह सकते हैं कि रिफ्रैक्शन के कुछ सिद्धांत के माध्यम से ये काम किया जा सकता है। तो इसका बेसिक जो मेन फंक्शनैलिटी कह लें कि मेन क्या रीजन है इस चीज़ का, तो अगर 7 अलग अलग चीज़ें हैं तो वो सातों चीज़ें अलग अलग तरीके से बिहेव करती हैं जब वो सर्टेनली रिफ्रैक्ट करती हैं या अलग मीडियम से होकर गुजरती हैं। जैसे कि हमारे केस में यहाँ पे बाहर में एयर है और अंदर में ये ग्लास है। तो
चूँकि एयर से हम ग्लास की तरफ जा रहे हैं तो वो थोड़ा दूसरे तरीके से बिहेव करती है। इस कारण से हमारे जो सातों कलर्स हैं एक काइंड ऑफ सेग्रीगेट हो जाते हैं। तो आपने क्या देखा, यहाँ पर एक वाइट लाइट जा रही है, जैसे ही ये लाइट इसमें इंटर करती है ये डिफरेंट लेयर्स में बढ़ जाती है, और फर्दर जैसे ये ग्लास से एयर की तरफ जाती है ये सेग्रीगेशन और ज़्यादा विजिबल या प्रोमिनेंट हो जाता है। तो आप यहाँ पे अलग अलग कलर स्कीम्स देख पाते हैं। तो इसका बेसिक रीज़न है कि ये जो डिफरेंट 7 कलर्स हैं इनके कुछ जो ट्रेट्स हैं, जो कलर या कह लीजिए जो प्रकाश उसके जो ट्रेट्स हैं वो डिफरेंट होने के कारण इनका डेविएशन अलग अलग हो रहा है, और वो डेविएशन रीजन है इसके डिस्पर्स करने का। जो बेसिक डेविएशन होता है उसमें 7 डिफरेंट कलर्स जो होती हैं वो होती हैं वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। शॉर्ट में अगर याद करना चाहें तो VIBGYOR, तो इसको विबजियोर भी कहा जाता है। विबजियोर में अगर सभी का फर्स्ट लेटर उठा के हमने विबजियोर किया लिखा है। हिंदी में अगर जाएं तो बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, और इसके सारे फर्स्ट लेटर्स को उठाएं तो बै, जा, नी, ह, पी, ना, ला, बैजानिहा पिनाला। तो इसके बेसिस पे आप याद कर सकते हैं कि कौन से 7 कलर्स जनरेट होंगे जब प्रिज्म में वाइट लाइट को पुश किया जाएगा। और यहाँ पे अगर आप सीक्वेंस देखें तो जो हमारा रेड लाइट होता है उसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो सबसे कम होती है, और अगर उसका फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में हम रिलेशन जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी अगर कम है तो वेवलेंथ उसकी ज़्यादा होगी। तो वेवलेंथ सबके से ज़्यादा जिसकी होती है उसमें डेविएशन सबसे कम होता है। तो जिसका एक फिनोमेना हमें याद रखना है कि अगर हमारा वेवलेंथ ज़्यादा है तो हमारा डेविएशन सबसे कम होगा। तो रेड लाइट का वेवलेंथ हमारा ज़्यादा है तो इसका डेविएशन क्या हो रहा है, सबसे कम हो रहा है, बट वॉयलेट लाइट का डेविएशन सबसे ज़्यादा हो रहा है। तो ये आप क्या देख रहे हैं कि ज़्यादा नीचे की तरफ मुड़ जा रहा है, और बाकी कलर्स इसके बीच में आ रहे हैं तो वो डिफरेंट लाइन्स पे शिफ्ट कर रही हैं, मुड़ रहे हैं। तो आप क्या देख रहे हैं कि रेड लाइट आपका सबसे ऊपर आ रहा है और वॉयलेट लाइट आपका सबसे नीचे आ रहा है, और बाकी कलर्स इसके बीच में असेंबल हो जा रहे हैं। तो इस तरह से जब वाइट लाइट को आप प्रिज्म से पास करेंगे तो पहले छोटा सा सेग्रीगेशन होगा जो इसके बीच में होगा, और जैसे ही ये ग्लास से वापस एयर में जाएगा तो ये सेग्रीगेशन बढ़ जाएगा, और इस तरह से विबजियोर का आपको एक सीरीज़ देखने को मिलेगी जिसको आप बैजानिहा पिनाला के नाम से भी जानते हैं। तो ये बेसिक पार्ट है आपका डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट प्रिज्म के माध्यम से, कि प्रिज्म में अगर वाइट लाइट को डाला जाए तो किस तरह का फेनोमेना एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे हमने समझा कि डिफरेंट तरंग दैर्घ्य होने के कारण या डिफरेंट वेवलेंथ्स के कारण के लाइट के कारण उनका डेविएशन अलग अलग होता है, और उस अलग अलग डेविएशन के कारण वो 7 अलग कलरों में बढ़ जाता है। वो 7 कलर हैं वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी एंड लाल। तो ये चीज़ें आप हमेशा याद रखिएगा। इंद्रधनुष में भी आपको यही 7 कलर देखने को मिलते हैं। तो बच्चों हमने प्रिज्म में किस तरह से कलर सेग्रीगेट होती है वाइट लाइट का वो हमने समझा। अब हम थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ते हैं कि मान लीजिए आपने वाइट लाइट लिया, ओके, और उसको आपने एक प्रिज्म से गुजारा, तो उसमें क्या होगा, वो 2 पार्ट में सेग्रीगेट हो जाएगा, ये 2 या डिफरेंट 7 पार्ट्स में सेग्रीगेट हो जाएगा। हमने टॉप मोस्ट और बॉटम मोस्ट वाले को यहाँ पे ड्रॉ किया है। अगर दोबारा एक प्रिज्म लगाएं लेकिन उल्टे डायरेक्शन में लगाएं तो क्या होना चाहिए, चूँकि दोबारा अगर प्रिज्म उस तरह उल्टे डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका अपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाना चाहिए, क्योंकि आपने डायरेक्शन रिवर्स कर दिया तो ये वाली चीज़ थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएगी, और चूँकि आपका वॉयलेट लाइट थी ज़्यादा डेविएट करती थी तो वो ज़्यादा डेविएट होगी, और चूँकि हम दोनों जो प्रिज्म हैं इक्वल कैपेबिलिटी वाले रखते हैं तो उन कंडीशन में क्या होगा, आपका यहाँ पर वो क्लब करके दोबारा एक वाइट लाइट फॉर्म कर देंगे। तो ये प्रिज्म की बहुत ही खास बात है कि अगर 2 प्रिज्मों को जिनका प्रिज्म एंगल वगैरह सब सेम हो अगर साथ रखा जाए तो एक तरह से वो बस रेक्टेंगुलर स्लैब की तरह काम करते हैं, जिसमें वाइट लाइट इंटर करती है, अंदर में वो 2 डिफरेंट पार्ट्स में टूटती है या 7 डिफरेंट पार्ट्स में टूटती है, और वो आगे जाकर फिर से रिकम्बाइन होकर वापस दूसरे वाले प्रिज्म से रिकम्बाइन होकर वापस एक वाइट लाइट के तौर पर निकल जाती है। तो अगर 2 प्रिज्म हम लें जिनमें दोनों के जो स्पेसिफिकेशंस वो सेम हो तो पहले वाले प्रिज्म में क्या होगा, वो डिफरेंट 7 कलर्स में टूट जाएंगी, और चूँकि दूसरा प्रिज्म रिवर्स ऑर्डर में रखा हुआ है तो वहाँ पे वो सारे कलर्स फिर से रिकम्बाइन करके एक वाइट लाइट के तौर पर निकलेंगे, और ये दोनों एक तरह से ये जो लाइट्स आपके आ रही हैं और ये जो लाइट निर्गमन हो रही है निर्गत हो रही है ये दोनों बेसिकली वाइट लाइट्स ही होंगे, और थोड़ा सा डेविएशन के साथ ये मूव कर रहे होंगे। मतलब एक छोटा सा जो आपने पढ़ा हुआ था रेक्टेंगुलर स्लैब में एक डेविएशन, वो सर्टेन डेविएशन से मूव करेंगे। तो आप यहाँ से ये समझ पा रहे हैं कि प्रिज्म हमारा लाइट्स को
सेपरेट आउट करने के साथ साथ रिकंसाइल करने का भी काम कर सकता है, सेपरेट आउट करने के साथ उनको ऐड करने का भी काम कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ ओरिएंटेशन प्रिज्म इज इनटू। उसी तरह से हम चलते हैं अगला पार्ट, जिसमें हम लोग समझेंगे कि इंद्रधनुष कैसे बनता है। मान लेते हैं ये हमारे बानी का गोला है, ये हमारा सनलाइट इस पर आके पड़ता है। सनलाइट के पड़ने पर क्या होगा, इस पॉइंट पर ये एयर से वाटर में जाएंगे। यहाँ पर वाटर है और यहाँ एयर है। वाटर में जाते ही क्या होगा, ये अलग अलग कलर्स में डेविएट हो जाएगा। अब चलिए, ये हमने एक कलर ले लिया और ये हमने एक कलर ले लिया, तो ऊपर और डिफरेंट 7 कलर्स इसके बीच में होंगे। मैंने टॉप एंड बॉटम को ही कंसिडर किया। ये हमारा रेड हो जाएगा और ये हमारा वायलेट हो जाएगा। और हम कहीं ज़मीन पर यहाँ पे खड़े हैं, ये हमारा ग्राउंड है। फिर इस सरफेस पे जाने के बाद एक तरह का, अगर मान लेते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तरह की चीज़ें हों कि यहीं पे ये किरण पूरी तरह से रिफ्लेक्ट करके हमारी तरफ आ जाए, तो ये मान लेते हैं यहाँ पे रिफ्लेक्ट करके यहाँ आती है और यहाँ से ये किरण हमारे पास आती है, फिर हमारे आँखों तक ये अलग अलग एंगल्स पे पहुँच जाती है। तो इस तरह से आप क्या देख रहे हैं कि हमें अलग अलग कलर्स यहाँ पे दिखाई देंगे। एक आपके रेड कलर, बैगनी कलर और डिफरेंट 7 कलर्स आपको दिखाई देंगे, जो कि यहाँ पर रेनबो या इंद्रधनुष को फॉर्म करेंगे। इस तरह से आपका इंद्रधनुष का फॉर्मेशन होता है, जिसमें आपकी वाइट लाइट वाटर ड्रॉप्स जो है उस पर पड़ती है। चूँकि एयर से वाटर में शिफ्ट हो रहा है, तो वहाँ पे ये कलर 7 अलग डिफरेंट कंपोनेंट्स में सेग्रीगेट हो जाती हैं। फिर वहाँ पे वो रिफ्लेक्ट करके हमारी आँखों पर दोबारा आती है। यहाँ पर भी आपका 2 बार रिफ्लेक्शन हो रहा है, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, और यहाँ पर ये सेपरेट आउट होकर हमारे आंखों तक पहुँचती हैं, जिसके कारण हम इंद्रधनुष को 7 डिफरेंट कलर्स के तौर पर देख पाते हैं। जो वाइट लाइट थी, सनलाइट, वो 7 डिफरेंट कलर्स में टूटी हुई हमें दिखाई देती है, क्योंकि वो वाटर ड्रॉप से होकर गुजर रही है। बच्चों, अब हम आपके फेवरेट टॉपिक जो इंद्रधनुष या रेनबो आप हमेशा देखते आ रहे हैं, उसको समझेंगे कि रेनबो कैसे बनता है, किस तरह का रेनबो का क्या रोल प्ले होता है, रेनबो में क्या क्या चीज़ें एक्टिविटीज़ होती हैं। तो लेट्स जस्ट कंसीडर कि रेनबो का जनरली बनने का टाइमिंग क्या होता है, जब वो बारिश हो रही होती है। तो बारिश होने के बाद क्या होता है कि आपका सन भी थोड़ा सा बाहर आता है, बादल वगैरह हट जाते हैं, एंड देन उसके बाद एयर में कुछ वाटर ड्रॉप्स या रेन ड्रॉप्स एग्जिस्ट करते हैं, जो स्फेरिकल फॉर्म में होते हैं। तो हमने यहाँ पे एक रेन ड्रॉप बनाया है, या एक वाटर ड्रॉप हमने यहाँ पर बनाया है। अब सन जैसे ही आएगा तो एक सन से वाइट लाइट आएगी, जो कि हम ऑलरेडी जानते हैं। तो सन से वाइट लाइट आकर यहाँ पर टकराती है, इस सरफेस पे यहाँ पे उसने टकराई। तो यहाँ पे क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा या अपवर्तन होगा, क्योंकि ऑलरेडी आप जानते हो कि जब भी आपका मीडियम चेंज होगा, एयर से वाटर में हम जाएंगे, तो वहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा या अपवर्तन होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। चूँकि वाइट लाइट अलग अलग 7 डिफरेंट कलर से मिलकर बना है, तो रिफ्रैक्शन के साथ साथ यहाँ पर डिस्पर्शन या विक्षेपण भी हो रहा है, जो हमने प्रिज्म में भी पढ़ा था। तो विक्षेपण क्यों हो रहा है, क्योंकि वाइट लाइट डिफरेंट 7 कलर से मिलकर बना है, और हर कलर का वेवलेंथ या तरंग दैर्घ्य अलग है। इसके कारण वो अलग अलग अमाउंट से या अलग अलग एंगल पे डेविएट करता है। तो जो सबसे कम डेविएट करता है वो ऊपर रह जाता है, मतलब कि रेड, और जो सबसे ज़्यादा डेविएट करता है वो नीचे चला जाता है, मतलब कि वायलेट। तो इस तरह से आपका जी वाइट लाइट आ रही थी, वो थोड़ा सा रिफ्रैक्ट की अंदर की तरफ, और साथ ही साथ 7 डिफरेंट कलर्स में वो टूट गई, जिसमें टॉप पे रेड है और नीचे में वायलेट है। फिर ये रे आगे बढ़ती है, आगे बढ़ के ये दूसरे सरफेस पे आती है, जो पीछे वाला सरफेस है। वहाँ आने के बाद एक सर्टेन एंगल पे अगर वो रेज जाएँ, तो फिर क्या होता है, वहाँ पर उस सर्टेन एंगल पे जाने पे वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कंप्लीट करती है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है कि जनरली हम क्या जानते हैं कि अगर इस सरफेस वाटर से एयर में चीज़ें जाएंगी, तो वो होगा आर पार चली जाएंगी और सर्टेन एंगल से नॉर्मल से दूर चली जाएंगी, क्योंकि आपका सघन से विरल माध्यम में जा रहा है। बट यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है आपको, सघन से विरल में ना जाकर ये सघन माध्यम ही वापस आ जा रहा है, मतलब रिफ्रैक्शन ना होकर यहाँ पे रिफ्लेक्शन ही हो रहा है। तो इस फेनोमेना को हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। चलिए इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि कैसे ये काम करता है। सो मान लेते हैं ये हमारा बाउंड्री है, और एक रे आई यहाँ पर, थोड़ा सा डेविएट की, या सिंपल वे में देखते हैं कि यहाँ पे हमारा डेंसर मीडियम है या सघन माध्यम है, और यहाँ पे हमारा रेयर मीडियम है और या विरल माध्यम है। तो अगर कोई रे यहाँ पर आएगी, तो यहाँ पे सबसे पहले एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये रे क्या होगी, नॉर्मल से दूर जाएगी, मतलब थोड़ा नीचे की तरफ झुक।
नॉर्मल की तरफ चली जाएगी। ये होगा जब रेयर से डेंसर की तरफ हम जा रहे हैं। बट अगर इसका उल्टा सीन देखते हैं, जब हमारा सघन से विरल माध्यम में जाए, तो फिर से एक रे लेकर आते हैं और एक यहाँ पे हमने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। सघन से विरल में क्या होगा, ये रे थोड़ा सा नीचे की तरफ बेंड हो जाएगी, मतलब ये एंगल से ये एंगल थोड़ा सा लार्ज एंगल होगा या थोड़ा सा बड़ा एंगल होगा। तो अगर आप सोचें कि अगर ये एंगल हम थोड़ा सा बढ़ाते जाएं तो ये एंगल उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा। तो कोई एक ऐसी सिचुएशन तो आ सकती है जिसमें ये एंगल इतना बड़ा हो जाए कि हमारा रे ऐसे गया, बट जो रे इधर जाना चाहिए था वो रे उधर ना जाकर इस तरफ आ गया। राइट, ये पॉसिबिलिटी है। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि जैसे जैसे हम रे एंगल बढ़ाएंगे तो विरल माध्यम में जाने के कारण ये नॉर्मल से और दूर भागेगी। मतलब अगर मान लेते हैं यहाँ पे 20 डिग्री एंगल है तो यहाँ 30 डिग्री के आसपास होना चाहिए या कुछ थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। तो इसी तरह से कोई तो एक ऐसा सिचुएशन होगा जहाँ पर ये एंगल बढ़कर 90 डिग्री पर पहुँच जाए। अगर ये एंगल 90 डिग्री पर पहुँच जाता है, उस कंडीशन में क्या हुआ, ये सघन से विरल में ना जाकर वापस सघन में ही रह जा रहा है, वापस सेम मीडियम में रह जा रहा है। और इससे थोड़ा सा भी अगर बढ़ाएंगे तो ये प्रॉपर हमारा जो रे है वापस उसी मीडियम में वापस आ जाएगा। यही फेनोमेना आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहलाता है। मतलब आप एक ऐसे एंगल पे उस रे को डालें जिस एंगल पे आपका रिफ्लेक्शन में कन्वर्ट हो जाए। जिस एंगल पे ये होना स्टार्ट होता है उसे कहते हैं हम क्रिटिकल एंगल या क्रांतिक कोण। सो अलग अलग मीडियम्स के लिए अलग अलग होता है, बट सघन से विरल माध्यम के जाने में ये क्रिटिकल एंगल जैसे ही क्रॉस करेगा उस कंडीशन पे आपका वो जो पार्टिकुलर रे है वापस उसी मीडियम में रह जाएगा। डैट मीन्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को सामने लेकर आएगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन। सो पूर्ण आंतरिक परावर्तन यहाँ पे हो रहा है क्योंकि आपका एंगल क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा ज़्यादा हो जा रहा है। तो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। सो आप ये रे देख रहे होंगे कि वापस इसी मीडियम में वापस आ जा रही है। तो यहाँ रेड यहाँ पर आ गई और वायलेट यहाँ पर आ गई। बट फिर यहाँ पे आपका बाउंड्री चेंज हो रहा है, यहाँ पे आपका मीडियम चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा एंगल्स में चूँकि चेंजेज आए हैं, इसके कारण हम यहाँ पे एक्सपीरियंस करें कि यहाँ पे फिर से रिफ्रैक्शन हो रहा है। रिफ्रैक्शन में चूँकि रेड लाइट ऊपर थी तो रेड लाइट में क्या होगा, डेविएशन कम होगा, इसलिए कम डेविएशन हुआ। वॉयलेट में ज़्यादा डेविएशन हुआ। और ये जब किरणें हमारी आंखों तक पहुँचती हैं तो हमें क्या लगता है कि 7 डिफरेंट कलर्स आसमान में है या एक अलग तरह का पैटर्न आसमान में बन रहा है। तो इस कारण से हमें एक रेनबो दिखाई देता है जिसमें 7 डिफरेंट कंपोनेंट्स हों। और ये ज़्यादा विजिबल इसलिए हो पाते हैं क्योंकि इसके बीच की दूरी वाइट लाइट में ये सब एक साथ थे, धीरे धीरे वो दूरी बढ़ती गई अलग अलग कलर्स के बीच में, इसलिए वो 7 डिफरेंट कलर्स के तौर पे हमें इंद्रधनुष में दिखाई देते हैं। सो अब हम लोग समझेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में या वायुमंडलीय अपवर्तन के बारे में। सो वायुमंडलीय अपवर्तन या एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको बहुत सारे नेचुरल फिनोमेनाज को समझने में हेल्प करता है। जैसे इवन आप तारों को टिमटिमाते देखते हैं तो तारों को टिमटिमाते में हमें क्या फीलिंग आती है कि तारे कभी जल रहे हैं या कभी उनसे लाइट आ रही है और कभी लाइट नहीं आ रही है। उसी तरह से कई बार आप सनसेट को लेट सनसेट देखते हैं, अर्ली सनराइज़ देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी इसमें हमें समझना है कि क्यों ऐसा होता है, क्या रीजन्स हैं इसके बिहाइंड। तो ये सारी चीज़ें आपके एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से रिलेटेड हैं। तो पहले समझते हैं कि एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन होने का रीजन क्या हो सकता है। क्योंकि एटमॉस्फेयर में हम क्या जानते हैं, एयर है और एयर तो काइंड ऑफ एक सिंगल मीडियम है। और रिफ्रैक्शन होने का मतलब क्या है कि मीडियम्स आपके डिफरेंट होने चाहिए। तो मीडियम जब डिफरेंट नहीं है तो ऐसा क्या हो रहा है जिसके कारण हमें वहाँ पर रिफ्रैक्शन एक्सपीरियंस हो रहा है। तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि एयर की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। लाइक एयर को जब आप हीटिंग करेंगे जब एयर को हीटिंग एयर reduces the एयर डेंसिटी, या ये कह सकते हैं कि जब एयर को गर्म किया जाए तो उसकी घनत्व घट जाता है या वो विरल माध्यम की तरह काम करने लग जाता है। और जब हवा ठंडी रहती है तो वो आपका सघन माध्यम की तरह काम करती है। मतलब कोल्ड एयर या जो आपकी ठंडी हवा होगी वो सघन माध्यम की तरह
काम करती है। तो जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, ऊपर की तरफ बढ़ने पर क्या होता है, आपका जो हवा है वो थोड़ा सा स्पेसिंग बढ़ जाती है, उसमें दूरी बढ़ जाती है, गर्म होती जाती है। इस कंडीशन के कारण आपका जो नीचे का, अगर ये हम यहाँ पे ग्राउंड बनाते हैं तो नीचे की तरफ आपकी ठंडी हवा है और ऊपर की तरफ आपका गर्म हवा है। तो ठंडी हवा गर्म हवा होने के कारण ऊपर की तरफ का जो आपका माध्यम है वो विरल माध्यम बन जाता है, नीचे की तरफ का माध्यम आपका सघन माध्यम बन जाता है। अगर इसको दूसरे में समझें तो चूंकि यहाँ पे विरल से सघन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो मतलब यहाँ पे धीरे धीरे हमारा जो अपवर्तनांक है या जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो नीचे आते के साथ बढ़ता जाता है। तो इसके कारण आपको यहाँ पर थोड़ी देर पे मीडियम चेंज का एक्सपीरियंस होता है, जिसमें आपका विरल से सघन माध्यम की तरफ आपकी लाइट रेज मूव करती हैं। और यही कारण है आपके मोस्ट ऑफ द एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के फेनोमेना आजकल। सो हमने अभी तक क्या समझा कि अगर ये हमारा ग्राउंड है और तो यहाँ पर ऊपर में विरल माध्यम होगा, नीचे में सघन माध्यम होगा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा नीचे की तरफ बढ़ता जाएगा। तो हम यहाँ पे अभी समझेंगे तारों के टिमटिमाने के बारे में, कि तारे क्यों हमें फील होते हैं कि वो टिमटिमा रहे हैं। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले ग्राउंड क्रिएट कर लिया, ये हमारा ग्राउंड है और यहाँ पे हमने एज्यूम किया एक स्टार है। अब मान लीजिए यहाँ से एक लाइट आती है और यहाँ पर हमने माना कि मीडियम चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। जब विरल से सघन माध्यम की तरफ आएगी तो हमारा जो लाइट है वो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी, तो ये नॉर्मल की तरफ ऐसे मुड़ जाएगी। इसी तरह से फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर फिर आने पर क्या होगा, ये फिर से थोड़ा नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी। ऐसे ही ये थोड़ा टिल्ट होती जाएगी। तो अगर हम थोड़ा सा ध्यान से सोचें तो लाइट ऐसे आते आते थोड़ा सा बेंड होती जाएगी नीचे की तरफ। सो हमने वायुमंडलीय अपवर्तन या एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा था, जिसमें हमने समझा कि ऊपर से नीचे आते वक्त ये विरल से सघन की तरफ मूव करती हैं। दैट मतलब कि हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या अपवर्तनांक है नीचे बढ़ने पर बढ़ता जाता है, मतलब ज़मीन की तरफ आने पर बढ़ता जाता है। तो हम एक सिचुएशन लेते हैं जिसमें हम तारों के टिमटिमाने के बारे में समझेंगे। तो ये जो फिनोमेना हम अभी डिस्कस कर रहे हैं ये है तारों का टिमटिमाना। तो देखिए यहाँ पे अपने एक स्टार देखा हमने, स्टार से एक लाइट आ रही है, वो लाइट आती है नीचे की तरफ बढ़ती है। तो एक हम बाउंड्री ले रहे हैं यहाँ पर, इस बाउंड्री पे हमने क्या ऑब्जर्व किया कि चूंकि आपका विरल से सघन माध्यम में जा रहा है तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। तो यहाँ ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। फिर हमने थोड़ा दूर नीचे जाके फिर से उस फिनोमेना को बनाया, तो फिर हमने देखा कि फिर से नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है। तो मतलब क्या देखने को मिल रहा है कि जो लाइट हमारी आ रही है वो थोड़ा अंदर की तरफ बेंड होती जा रही है, मतलब अंदर की तरफ मूव करती जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारा माध्यम विरल से सघन की तरफ चेंज हो रहा है, और विरल से सघन की तरफ चेंज होने का मतलब वो नॉर्मल की तरफ बेंड होती जाएगी। तो लाइट रे जो हमारी सीधी जानी चाहिए थी इस तरफ, वो एक्चुअली में बेंड होकर इधर आ जा रही है। तो जब यहाँ पे जो इंसान खड़ा है, जो स्टार को देख रहा है, उसको क्या फील होगा कि ये लाइट रे एक्चुअली सीधा कहीं यहाँ से आ रही होगी। तो विजिबल स्टार हमें यहाँ पे दिखता है, मतलब एक्चुअल स्टार जो यहाँ था वो हमें दिखाई पड़ता है कि स्टार हमारा यहाँ पर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा माध्यम चेंज हुआ। लाइट रे एक्चुअली आ यहाँ से रही है, लेकिन हमें फील हो रहा है कि लाइट रे यहाँ से आ रही है, क्योंकि हमारी आँख ये मानती है कि लाइट हमेशा सीधी रेखा में चलती है। तो हमने क्या एज्यूम किया कि लाइट हमारी इस पार्टिकुलर पोजीशन से हमारे आँखों तक पहुँच रही है। अब तो इसके कारण क्या हुआ, पहला तो पार्ट हमने समझ लिया कि लाइट उस जगह से आ रही है जहाँ पे जो हमारे माइंड में एजम्पशन है, जहाँ पे स्टार्स एक्चुअली में एग्जिस्ट कर भी नहीं रहे। साथ ही साथ हमारा जो वायुमंडल है या हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो टाइम टू टाइम थोड़ा सा चेंज भी होते रहता है, क्योंकि उसमें तेज़ हवाएं चलती हैं, कई अलग जगहों पे अलग अलग सिचुएशंस होते हैं। तो इसके कारण हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो भी काफ़ी स्थायी नहीं है। तो स्थायी नहीं होने के कारण क्या होगा, तो कभी हमें फील होगा कि ये लाइट यहाँ से आ रही है, कभी फील हो सकता है कि लाइट थोड़ा सा पहले से आ रही है या थोड़ा सा बाद से आ रही है। तो इस कंडीशन में लाइट में आपको थोड़ा सा पाउज एंड ब्रेक टाइप का चीज़ें देखने को मिल सकती हैं कि कभी लाइट आ रही है, कभी लाइट नहीं आ रही है। तो इसी चीज़ के कारण हमें तारे जो हैं टिमटिमाते हुए महसूस होते हैं, क्योंकि कभी लगेगा आपको कि लाइट इधर से आ रही है, कभी यहाँ से आ रही है, कभी यहाँ से आ रही है। तो इन जब सिचुएशन में चेंजेज आता है तो हमारा माइंड इसे एज्यूम करता है कि वो लाइट्स वहाँ पे ब्रेक कर रही हैं, वहाँ पर लाइट एग्जिस्ट नहीं करती है। और लाइट नहीं एग्जिस्ट करने के कारण वो
थोड़ा सा जलते बुझते टाइप का फीलिंग आता है। इसके कारण हमें तारे टिमटिमाते हुए महसूस होते हैं। इसका मेन कारण क्या हुआ? पहला कारण है कि हमारा लाइट का जो पोजीशन है वो एक्चुअल स्टार के पोजीशन से डिफरेंट है, जो कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण हो रहा है। सेकंड रीजन क्या है कि वायुमंडल में जो चेंजेज आते हैं अस्थायी नहीं होने के कारण वो चीज़ें थोड़ी टिमटिमाते हुए हमें महसूस होती हैं। तो उन दोनों रीजन्स को हम लोग लिख लेते हैं। तो पहला रीजन है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, जो हमारे स्टार पोजीशन को इफेक्ट करती है, जो हमारे तारों की पोजीशन है उसको इफेक्ट करती है, एक्चुअल पोजीशन से उसको डिफर करती है। एंड दूसरा है हमारा वेरिएबिलिटी इन एटमॉस्फेयर, या अस्थायी रूप जो हमारे वातावरण का है। इसके कारण क्या होंगी? तारे हमारे जो लाइट्स हैं थोड़े थोड़े टाइम बाद अलग अलग पोजीशन से अपरेंट होंगी और हमें फील होगा कि लाइट थोड़ा सा ब्रेक होकर आ रही है। इन दोनों कारणों से हमें जो तारे हैं वो टिमटिमाते हुए महसूस होते हैं। तो एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। एक्चुअली में पहला क्या होता है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन एग्जिस्ट करता है क्योंकि हवाओं का जो अलग अलग टेम्परेचर अलग अलग लोकेशंस पे है, उसके कारण हमें फील होता है कि कुछ जगह पे जहाँ गर्म हवा होती है वहाँ पे विरल माध्यम है, जहाँ ठंडी हवा होती है वहाँ पे सघन माध्यम है। इन जनरल ये देखा जाता है कि ऊपर से नीचे आते वक्त में ये विरल से सघन की तरफ, मतलब गर्म से ठंडी हवा की तरफ मूव करता है। तो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है नीचे आते आते वो इंक्रीज करता जाता है, क्योंकि वहाँ पे विरल से सघन माध्यम की तरफ हम मूव करते हैं। स्टार्स के केस में जब स्टार से जो लाइट निकलती है वो लाइट जब माध्यम चेंज होने पर, चूँकि यह विरल से सघन में आ रही है, तो ये नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है और ये लगातार होने के कारण एक सर्कुलर आर्क, इनसाइड सर्कुलर आर्क की तरह हमें फील होता है, जो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। लेकिन जब हमारी आँखों पे जब ये लाइट आती है तो हम ये एज्यूम करते हैं कि लाइट सीधी रेखा में आ रही होगी, इसलिए हम एज्यूम करते हैं कि स्टार यहाँ ना होकर इस पोजीशन पे है। इसके साथ साथ इसके कारण स्टार की आपकी पोजीशन डिफर हो जाती है, जो हमने यहाँ पहले पॉइंट में लिखा है। सेकंड पॉइंट के हिसाब से क्या है कि आपका एटमॉस्फेयर में ये जो विरल और सघन माध्यम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये स्टैटिक नहीं है, ये डायनेमिक है, ये बदलता रहता है समय के अनुसार। तो इसके कारण क्या होता है कि आपका ये चूँकि डायनेमिकली लगातार बदलते रहता है, तो कभी आपको पोजीशन फील होगा कि स्टार हमारी यहाँ पर है, कभी यहाँ पर है, कभी यहाँ पर है, तो आपके लाइट में थोड़ा सा ब्रेकअप फील होता है। और उस ब्रेकअप के कारण ये अस्थायी रूप, एटमॉस्फेयर के अस्थायी रूप के कारण आपको तारे टिमटिमाते हुए महसूस होते हैं। नए आइडियाज और इनोवेशन को आगे बढ़ाने का दुनिया का सबसे बड़ा मंच है इंस्पायर अवार्ड्स मानक, जहां कक्षा 6 से 10 तक के छात्र साइंस और टेक्नोलॉजी से संबंधित अपने आइडियाज और इनोवेशन को देश दुनिया तक पहुंचाने का मौका पा सकते हैं। स्कूल के माध्यम से जल्द अपने आइडिया को इंस्पायर अवार्ड मानक के वेब पोर्टल पर जमा करवाएं और अपने इनोवेटिव यात्रा की शुरुआत करें। ये करेगा आपके सपनों को साकार और एक नए नवसर्जक भारत का निर्माण। इंस्पायर अवार्ड्स मानक, इंस्पायरिंग इनोवेटर्स ऑफ टुमारो। ज्यादा जानकारी के लिए www.inspireawards-bst.gov.in पर जाएं। सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए bepclots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से ई-लॉट्स ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें।